Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने EMV क्राइटेरिया EVPI से रिलेटेड एक छोटा सा सम किया था। आज बच्चों हम जो देखने वाले हैं जिसके अंदर अब हमें पे ऑफ वैल्यूज़ नहीं दी जाएगी, तो वो पे ऑफ वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करना, वैसे कुछ एग्जांपल्स है जिसे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 9 नंबर से लेके हमारे पास ऑलमोस्ट अगर कहते हैं बच्चों तो 15, 16, 17 यस 18 तक के एग्जाम्पल है। 9 से लेके 18 ऑलमोस्ट 10 एग्जाम्पल है एंड एक्सरसाइज में यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो उसमें अब हमें जो है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड पे ऑफ मैट्रिक्स खुद जनरेट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बच्चों हमें सम देखना है, वो है हम देख लेते हैं सम नंबर 9। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पल है, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, पेज नंबर 43 है, सुधीर पब्लिकेशन की बुक है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो डिटेलिंग मैं कर ही रहा हूं, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹7 पर यूनिट दिया हुआ है हमें, उन्होंने कॉस्ट प्राइस ₹7 पर यूनिट दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इज ₹10 एंड उसके बाद लिखा हुआ है कमोडिटी कैन बी रिटर्न एट ₹5 इफ इट रिमेन्स अनसोल्ड। अगर वो ना बेची जाए प्रोडक्ट को तो आप वापस दे सकते हो, और उसके आपको वो ₹7 वापस नहीं देंगे, ₹5 देंगे। ठीक है, यानी कट जाएगी कुछ वैल्यू, यानी आपको थोड़ा सा लॉस तो सहना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट बेच नहीं पाते तो। प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट की नॉर्मल फॉर्मूला होती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा ₹10 माइनस 7 दैट इज ₹3 पर यूनिट। और हमें जो पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है बच्चों दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पे ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग भी हमें पता ही है। ठीक है, रो कॉलम में अरेंज करते हैं जब प्रॉफिट या लॉस को, तब तो अब उसे हम कहते हैं, उस अरेंजमेंट को कहते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लॉस कितना होगा तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा द कमोडिटी, ये सेंटेंस लिखेंगे हम, द कमोडिटी कैन बी रिटर्न एट ₹5 पर यूनिट। यानी अगर आप ना बेच पाओ, लिखा भी हुआ है इफ इट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, जिस दिन आप प्रोडक्ट बेचने के लिए लाए हो उसी दिन अगर प्रोडक्ट ना बेच पाओ तो उसके आपको ₹5 मिलेंगे। यानी हमने ₹7 में प्रोडक्ट खरीदी थी, वापस हमें ₹5 मिल रहे हैं, यानी अल्टीमेटली जो लॉस है बच्चों वो होगा हमारे ₹7 जो है ₹7 कॉस्ट प्राइस माइनस रिटर्न में मिल रहे हैं ₹5, यानी लॉस होगा ₹2 पर यूनिट। ठीक है, तो ₹2 का घाटा हमें होगा अगर हम वो प्रोडक्ट है उससे नहीं बेच पाते हैं। तो अगर प्रोडक्ट बेच देते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा हमें प्रॉफिट मिल जाएगा ₹3 का। ठीक है, और अब जो काम करना है हमें बच्चों, क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें डिसाइड करना है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। जब भी आपको बताया जाए इस तरह से प्रोबेबिलिटी दी जाए, जैसे कि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने जो टेबल दिया उसमें डिमांड दी हुई है दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी दी गई है। जब भी प्रोबेबिलिटी दी जाती है वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन अंडर रिस्क, और वो प्रोबेबिलिटी है 0.15, 0.20, 0.25, 0.35 एंड 0.05। ठीक है, तो डेटा जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है। टेबल प्रॉपरली मैं अरेंज कर देता हूं। अब कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा याद रखना है, प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करना है। हमें जो डेटा दिया गया बच्चों, इसके अंदर उन्होंने हमें दिया हुआ है डिमांड, मिनिमम डिमांड यानी कुछ भी बेच नहीं पाते 0, मैक्सिमम डिमांड 4 तक है। अब यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना है कि डिमांड अगर आपकी 4 यूनिट तक है तो आप स्टॉक कितना रखोगे। नेचुरली डिमांड से ज़्यादा तो रखेंगे नहीं, तो हमें यहाँ पे जो एक्ट के बारे में कहते हैं कितने यूनिट्स रखने चाहिए वो क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट शुड बी केप्ट
यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है एग्जैक्ट पढ़ के बताऊं, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी शुड बी केप्ट डेली, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये आपका डिमांड का डेटा है वही हम मेंटेन करेंगे एज स्टॉक, ठीक है। ऐसे स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं, खाली समझने के लिए लिख रहा हूँ स्टॉक। तो 0 यूनिट में रख सकता हूँ, या तो मैं 1 यूनिट रखूंगा, या तो 2 यूनिट, या तो 3 यूनिट, या तो 4 यूनिट, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास इतने ऑप्शन रहते हैं। फिर XP वाला कॉन्सेप्ट हमारा X इंटू पी जो हम आगे भी कह चुके हैं, ठीक है, वही यूज करना है हमें यहाँ पे भी। सो X XP। अब हमारे पास यहाँ पे पे ऑफ वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक, ठीक है। मेरे पास कोई भी यूनिट नहीं है, सामने डिमांड भी 0 है, तो हम 0-0 कंडीशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे पास स्टॉक ही नहीं है, आपके पास एक भी प्रोडक्ट ना हो और डिमांड 4 तक हो, हमें लॉस कब होगा बच्चों, जब हम प्रोडक्ट परचेस करके लाते हैं और वो बेच नहीं पाते तब। फिलहाल हमारे पास स्टॉक है ही नहीं, तो स्टॉक है नहीं तो आपने कुछ परचेज नहीं किया, और कुछ परचेज ना किया जाए तो आप बेचोगे क्या, ठीक है। यानी जब 0 दिया जाए डिमांड में, तब उस जगह पे हर वैल्यू जो है कॉलम में आप क्या रखोगे, 0, क्योंकि मेरे पास एक भी यूनिट नहीं है। कोई प्रोडक्ट मांगे, 1 मांगे, 2 मांगे, 3 या 4 यूनिट मांगे, हमारे पास तो है नहीं, ठीक है। तो लॉस नहीं होता अल्टीमेटली। लॉस कब कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे पास 1 यूनिट पड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़े रहते हो, डिमांड कितनी है, 0। 1 यूनिट लेके आए हम 7 रुपए में, यूनिट में डिमांड 0 है, कोई यूनिट बेच नहीं पा रहे हैं, तब वो यूनिट जो है बच्चों वो पड़ा रहेगा, यानी बेच नहीं पाएंगे। तब कितना होगा लॉस, 2 रुपए का। तो जब भी लॉस आता है बच्चों, तो हम उसे मेंशन करेंगे एज माइनस, ठीक है। तो प्रोडक्ट 1 है, स्टॉक 1 है, डिमांड कोई भी नहीं है, तो लॉस होगा 2 रुपए का। आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ पे आते हो, हमारे पास स्टॉक 1 यूनिट का है और डिमांड भी अब 1 है। मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ, वही प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, यानी मुझे अल्टीमेटली क्या होगा, 7 रुपए में लाया प्रोडक्ट, 10 रुपए में बेच दी, तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी प्रॉफिट मुझे मिलने वाला है 3 रुपीज पर यूनिट। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब आगे क्या होगा, हमारे पास एक ही प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ध्यान रखना, 7 रुपए में लेके आए, अब मांगने वाले कितने हैं लोग, 2, डिमांड 2 है, तो हम बेच कितना पाएंगे, नेचुरली स्टॉक 1 का है तो 2 तो हम बेचेंगे नहीं, एक प्रोडक्ट बेच देंगे, हमें फायदा तो हो जाएगा, कितना, 3 रुपए का। दूसरे के लिए क्या होगा, हमारे पास स्टॉक नहीं है तो लॉस तो होगा नहीं। हम प्रैक्टिकली कहे तो हम वादा कर देंगे कि भाई थोड़ी देर बाद, आधे घंटे में, 1 घंटे में मैं आपको ये प्रोडक्ट मंगवा के दे दूंगा, ठीक है। अल्टीमेटली लॉस, मॉनेटरी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी आपके स्टॉक और डिमांड की वैल्यू सेम हो, उसके नीचे, यानी एक स्टॉक है तो आपको 3 रुपए से ज्यादा का फायदा नहीं होगा। यानी स्टॉक से डिमांड बढ़ती है तो 2 यूनिट मांगे कोई, 3 यूनिट डिमांड हो या 4 यूनिट डिमांड हो, स्टॉक जितना है उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और ये हम बॉक्स वाली प्रोसेस करने वाले हैं, जहाँ पे डिमांड सप्लाई, डिमांड स्टॉक सेम हो, वहाँ पे बॉक्स बना देंगे, उसके नीचे वाली वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। रीजन वही है, हमारे पास जितना स्टॉक है उतनी ही प्रोडक्ट हम बेच पाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं 2 यूनिट लेके आया हूँ, डिमांड स्टार्टिंग अगेन विद 0 है, एक प्रोडक्ट पड़ी रहती थी तो 2 रुपए का घाटा हुआ। अब 2 की 2 प्रोडक्ट पड़ी रहेगी क्योंकि 0 डिमांड है, तो 2 के लिए घाटा कितना होगा, तो दैट विल बी -4। समझना है तो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ -2, ठीक है। बाकी ये लिखने की आवश्यकता तो है नहीं वैसे, ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -4, समझने के लिए इस सब में लिख लेना, बाकी चलेगा, ठीक है। सो पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना वही हमारा नया पार्ट है इस मेथड का, बाकी नया तो कुछ आने वाला नहीं है, एग्जाम्पल में वैरायटी में यही रहता है खाली। अब 2 यूनिट में से आपके पास डिमांड 1 यूनिट की है, जितने यूनिट की डिमांड होगी उतने का प्रॉफिट होगा, यानी 1 यूनिट हम बेच देंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, 2 में से 1 बेचोगे। अब सिचुएशन अलग है, मैंने 2 यूनिट परचेज किए थे, मेरे पास 1 बेच चुका हूं मैं, 1 पड़ा रहेगा, 1 पड़ा रहेगा तो 1 का लॉस होगा 2 रुपए का, यानी 3 - 2 करना है। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, 1 रुपए का फायदा। प्लस है तो साइन नहीं लिख रहे, माइनस है तो लॉस में हम लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 के सामने अब डिमांड है 2, जब भी डिमांड एंड स्टॉक सेम होता है वहां पे हम ये बॉक्स बनाएंगे। 2 यूनिट लाए, 2 यूनिट बेच दिए, 2 यूनिट बेचोगे तो 1 के लिए 3 रुपए का फायदा, तो 2 के लिए क्या होगा, 6 रुपए का फायदा। ये बॉक्स इसीलिए बना है ताकि प्रोसेस फटाफट भी हो पाए, बाद में तो फ्यूचर में हम जब एग्जाम्पल करेंगे
तो ये डायगोनल के नीचे वाली वैल्यू सेम ही लिख देंगे फटाफट, क्योंकि मेरे पास 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट मांग रहे हैं डिमांड में, 2 के सामने 4 मांगेंगे, हम दे तो कितने पाएंगे 2 ही, यानी प्रॉफिट हमें 2 का ही होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको सेम वैल्यू रख देनी है 6 and 6, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, अब लॉस बढ़ेगा ऊपर की लाइन में, नीचे जैसे जैसे जाते हैं वैसे प्रॉफिट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द डिमांड। 3 के सामने 0 यूनिट अगर आप बेच पा रहे हो तो नेचुरली आपको एक के लिए 2 रुपए का काटा होगा, 3 के लिए 6 रुपए का। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर से आप समझ पाओगे, ठीक है। 3 के सामने 1 यूनिट हम बेच रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 का फायदा होगा 3 रुपए, मगर अब कंडीशन बदल गई है, 1 यूनिट बेच रहे हैं, 3 में से 1 बेच दिया है, पड़े रहेंगे 2 यूनिट, यानी 2 का क्या होगा लॉस। 1 के लिए लॉस 2 रुपए है, 2 यूनिट के लिए 4 रुपए, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे आपको घाटा होने वाला है जो कि होगा 1 रुपए का, ठीक है। फिर से देख लेना है, 3 में से 1, जितनी डिमांड है उतना हम बेच पाएंगे, बाकी के यूनिट जो है वो बच्चों पड़े रहेंगे, ठीक है। जितने यूनिट्स बाकी रहते हैं उनको लॉस से मल्टीप्लाई करना है, जितनी डिमांड है उससे प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 लिख दिया, बाकी बचे हुए 3 - 1 यानी 2 2 जा 4। प्रैक्टिकली ये काम आप कर सकते हो। 3 के सामने अब 2 की डिमांड है, जितनी डिमांड हो उससे प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, यानी 6 रुपए का फायदा, 1 यूनिट पड़ा रहेगा, 1 यूनिट का लॉस, यानी 1 यूनिट का लॉस होगा 2 रुपया, ठीक है। 6 - 2 यानी अल्टीमेटली अब आपको दिखेगा यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 3 and 3 जब सेम आ जाते हैं नंबर्स तो फायदा ही होता है हमें। 3 के सामने 3 डिमांड, 1 के लिए 3 रुपए का प्रॉफिट, 3 के लिए 9 रुपए का प्रॉफिट, नीचे भी 9 रुपीज लिखना है क्योंकि 3 यूनिट है, डिमांड है 4 यूनिट और हम 3 से ज़्यादा तो यूनिट बेचने वाले नहीं है। तो ये हो गया 3 स्टॉक हो यूनिट्स का तब की प्रॉफिट की कैलकुलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन, ठीक है। 4 के लिए वैसे ही होगा, 1 भी डिमांड नहीं है, 4 का घाटा, 1 के लिए 2 रुपए का घाटा, तो 4 यूनिट के लिए 8 रुपए का घाटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 यूनिट अगर बेच पाते हो तो 1 का फायदा, देखोगे यहाँ पे 3 - 2 है, 3 - 4 है, वैसे ही 1 यूनिट बेचेंगे 3 रुपए मिलेंगे, 4 में से 1 बेचा, 3 यूनिट पड़े रहेंगे, 3 का लॉस यानी 6 रुपया। सो अल्टीमेटली लॉस बेयर करना पड़ेगा 3 रुपए का। 2 4 में से 2, ठीक है। डिमांड जितनी हो उतना आप प्रॉफिट कर पाते हो, यानी 6 रुपए का प्रॉफिट होगा। 4 में से 2 यूनिट बेचे, 2 पड़े रहेंगे, 2 पड़े रहेंगे तो 2 का लॉस होगा 4 रुपया, अल्टीमेटली प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट 2 कैलकुलेशन, 3 डिमांड है, 4 में से 3 का प्रॉफिट होगा यानी 9 रुपीज, 1 यूनिट पड़ा रहेगा और 1 का लॉस हमें पता है 2 रुपए का है, सो अल्टीमेटली प्रॉफिट 7 रुपीज। फाइनली 4 आउट ऑफ 4 यूनिट आप बेच पाते हो तो 1 के लिए 3 रुपए का फायदा, 4 यूनिट के लिए एग्जैक्टली 12 रुपए का फायदा हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो काम बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है और आराम से आपका पूरा काम हो सकता है, ठीक है। अब इसके आगे की सिचुएशन तो एकदम नॉर्मल है। वी नो द फॉर्मूला ऑफ EMV, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, वो हमें कैलकुलेट करना है। जो नहीं था वो था हमारा पे ऑफ, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया है। अब यूज़ करना है हमें हमारा प्यारा कैलकुलेटर, ठीक है। सो पहली लाइन में तो 0 0 ही होगा सब कुछ, यानी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू 0 होगी। दूसरे के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस इज -0.3, ठीक है, 0.6, 0.75 कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, इंटू 3, सो 1.05, ठीक है, 0.15, ठीक है। तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, वो चेक करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो अगर डाउट है तो, ठीक है। तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 2.25। आगे बढ़ते हैं, सो दिस इज -0.6, 0.2, 1.5, 0.35 इंटू 6 होगा, दैट इज 2.1, ठीक है। एंड लास्ट वाला होगा 0.3। सो 0.3 प्लस उल्टे कैलकुलेट करते हुए जाते हैं, फटाफट आंसर आ जाएगा -0.6। सो दिस इज 3.5, ये हमें मिल रहा है 3.5, ठीक है। टेबल थोड़ा ध्यान से बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं उसी तरह से, सो -0.9, -0.2, माइनस है तो ब्रैकेट करना ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दिस इज 1,
0.35 into 9, that is 3.15 and 0.45. So this is also 3.5, ठीक है। लास्ट वाला हिस्सा प्रोडक्ट कर लेते हैं, -1.2, देन -0.6, 0.5, फिर 0.35 into 7, that is 2.45, and the last one that is 0.6, ठीक है। टोटल कर लेते हैं सभी का, तो ये मिल रहा है हमें 1.75। और जैसा कि हम कल लास्ट लेक्चर में ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जिसकी EMV की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो वो जो है वो बेस्ट माना जाता है। अब यहाँ पे टाई पड़ गई है, लास्ट में जो डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी थी उसमें तो हम लिख देते थे कि A2 एंड A3 आर बेस्ट एक्ट, ठीक है। बट ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट वाइज हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हियर मैक्सिमम EMV, खाली आपको डिसाइड करना है कितने यूनिट्स रखने चाहिए, तो ओनली EMV क्राइटेरिया यूज करेंगे। मैक्सिमम EMV इज इक्वल टू 3.5 फॉर 2 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स, ठीक है। लिखना इसी तरह से है एंड करके, बट फाइनल आंसर क्वेश्चन में आप 3 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट तो नहीं रख सकते। तो जो भी प्रोड्यूसर है उसको हम यहाँ पे एडवाइस दे सकते हैं कि 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स शुड बी केप्ट। जब ये आंसर लिखते हो तो आपको और यूज करना पड़ेगा, क्योंकि या तो मैं 2 यूनिट रखूंगा अगर मैं स्टॉक कर रहा हूं तो, या तो मैं 3 यूनिट रखूंगा। तो कंक्लूजन में आपको हाउ मेनी में लिखना है, 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स शुड बी केप्ट डेली, ठीक है। तो ये कंक्लूजन जब लिखते हैं तब सेम आंसर आए तो और करके लिखने का। मैक्सिमम वैल्यू जो है ऊपर एंड क्यों लिखा, तो 3.5 तो ये दोनों के लिए ही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है हमारा। टोटल EMV का इस्तेमाल करके पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना हो तो कुछ इस तरह से हम एग्जाम्पल को कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसी फॉर्मेट का। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारा सम नंबर 16 जो कि है पेज नंबर 45 पे। बेकरी सेल्स केक्स एट ₹10 और डजन, ठीक है। पुराने ज़माने की प्राइस है बच्चों, 10 रुपीज़ में 1 डजन, ठीक है। छोड़ो, कोई टेंशन नहीं करते। तो सेलिंग प्राइस दी गई है अब पहले हमें, तो कोई टेंशन है नहीं, जो दिया जाए उस तरह से लिखना है आपको। ₹10 पर डजन हमें सम करना है, टेंशन मत करना प्राइस का। केक्स कैन बी प्रिपेयर्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹6 पर डजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज ₹1 पर डजन, ठीक है। 1 रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगती है, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। केक्स कैन बी प्रिपेयर्ड, ये सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, एट ₹6 पर डजन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो जो कॉस्ट है वो है इज ₹1। सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस अगर कहते हैं अल्टीमेट कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, तो वो तो जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर ही लगेगा, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। बेकरी वाले जो है उनको ही देना पड़ेगा, तो उनको जो है वो कॉस्ट पड़ेगी ₹7 पर डजन, ठीक है। यानी 1 डजन जो केक है वो बेच रहे हैं 7 रुपये में, मगर उनको सेलिंग प्राइस बेच रहे हैं 10 रुपये में, मगर वो उनको पड़ेगी 7 रुपये में, ठीक है। तो 10 रुपीज़ जो है वो पर डजन उनकी सेलिंग प्राइस है एंड उससे रिलेटेड कॉस्ट प्राइस 7 रुपीज़ है। यानी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो अब हम प्रॉफिट ज़रूर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 10 - 7 ₹3। सो डजन्स में ही बेच रहे हैं ऐसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो कैलकुलेशन में हम पर यूनिट समझना है, पर डजन ही डेटा दिया गया है यहाँ पे। डिमांड भी डजन्स में दी है, 1 2 3 4 और उनकी प्रोबेबिलिटी दी है। और बाद में लिखा हुआ है द अनसोल्ड केक्स कैन बी सोल्ड, अगर ना बिक पाए रात तक, या लिखा होगा इधर दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द वीक, ओके, कैन बी सोल्ड एट ₹3 at the end of the week।
यानी पूरा वीक बीत जाए और अगर वो केक ना बेच पाए तो उनको 3 रुपये में वो बेच सकते हैं। यानी अल्टीमेट कॉस्ट जो थी वो कॉस्ट प्राइस उनकी 7 रुपीज़ है पर यूनिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ थी, प्रॉफिट 3 का मिलेगा, मगर ना बेच पाए तो लॉस होगा पर डजन कितना 7 रुपये में बन रही है वो केक सभी, और आपको वापस मिलेंगे 3 रुपये खाली, तो 7 - 3 यानी घाटा ज़्यादा है यहाँ पे, लॉस आपको होगा 4 रुपीज़ पर डजन का अगर नहीं बेच पाते हैं तो यहाँ पे ये नया पॉइंट आया बच्चों। कभी कभी ये लोग ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट देते हैं, इसी सम में दिया हुआ है 16 नंबर के सम में, बाकी सम में जनरली कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि अनसोल्ड केक वाला कॉन्सेप्ट ही ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बेचने के पास रिटर्न नहीं कर सकते, तो लॉस एग्जैक्टली कॉस्ट जितना हो जाता है वैसे भी एक आध सम को अभी हम नेक्स्ट में ऑब्जर्व करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। तो अब जो है उन्होंने जो डेटा दिया है बच्चों उसी का इस्तेमाल करते हुए आगे जाते हैं हम, ठीक है। सो डिमांड दी गई है हमें केक्स की, डिमांड ऑफ केक्स इज गिवन पर डजन, ठीक है। सो डिमांड इन डजन्स है, तो आपको ये डजन्स दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली 7 रुपये 3 रुपये 7 रुपये 4 रुपये ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हो। प्रॉफिट 3 रुपये का और लॉस 4 रुपये का, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। अब इतना यहाँ पे फायदा हमें है कि 0 डिमांड नहीं है केक्स की, ठीक है। तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्टॉक को, प्रोबेबिलिटी दी गई है हमें यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाइज अगर देखें तो 0.15 0.20 0.50 एंड 0.15, ठीक है। सो कैलकुलेशन का तरीका वही है, पहले जैसे हमने कहा था जितनी डिमांड है वही हम स्टॉक में मेंटेन करने वाले हैं, तो वही आपको ऊपर लिखना है, यानी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, इस कॉलम को 2 पार्ट में बांट देते हैं ताकि हम बाद में लिख पाए यहाँ पे x × p। तो ये फॉर्मेट रहेगा, समझने के लिए लिखना है तो आप यहाँ पे स्टॉक लिख सकते हो, बाकी कोई वैसे आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो x एंड xp रेडी है हमारे पास, राइट। एंड यहाँ पे EMV लिख देना है। टेबल का फॉर्मेटिंग बच्चों पहले से रेडी रखना है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना रहे हमें कैलकुलेशन करते वक्त। सो लॉस की सिचुएशन यहाँ पे स्टार्टिंग में तो नहीं दिख रही है क्योंकि एक आपके पास स्टॉक है और एग्जैक्टली एक जो है डिमांड। हम बच्चों ऐसा करते हैं 1 1 जहाँ पे है, 2 2 जहाँ पे है, 3 एंड 3 जहाँ पे है, 4 एंड 4 जहाँ पे है, वहाँ पे एक ऐसा प्यारा सा बॉक्स बना देंगे और वहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो आ जाए। उसके बाद नीचे जो है वो प्रॉफिट वही का वही रहेगा क्योंकि वो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, स्टॉक से ज़्यादा डिमांड हो तो लॉस नहीं होता, ठीक है। एक के सामने 1 यूनिट हम बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपीज़ पर यूनिट, यानी यहाँ पे होगा 3 रुपये का फायदा। एक के सामने कोई 2 दर्जन केक मांगे, 3 दर्जन या 4 दर्जन, हम बेच तो पाएंगे 1 डजन ओनली, तो 1 डजन की प्रॉफिट की वैल्यू ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। सो बॉक्स के नीचे वही वैल्यू रहती है हमेशा बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट, अब हमने 2 डजन केक हमारे पास है, बेच पा रहे हैं खाली 1 डजन, ठीक है। तो अब लॉस होगा, 3 रुपये का फायदा होगा, मगर अल्टीमेटली 1 डजन केक जो पड़ी रहेगी उसका लॉस होगा 4 रुपये का, यानी ओवरऑल कहें तो 1 रुपये का हमें होगा लॉस, ठीक है। तो 2 डजन केक हमारे पास है, यानी स्टॉक ज्यादा हो डिमांड से, देन वी कैन बेयर लॉस, ठीक है। 2 के सामने 2 है तो 1 का प्रॉफिट 3 रुपये का है, 2 का प्रॉफिट होगा 6 रुपये का, और बॉक्स के नीचे डिमांड जो है बढ़ती जाए स्टॉक से तो प्रॉफिट रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। अब 3 के सामने 1 यूनिट का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट हमेशा 3 रुपये ही मिलेगा पूरी रो में। अब पड़े कितने रहेंगे 3 - 1, 2 डजन केक के लिए 1 के लिए 4 रुपया, 2 के लिए 8 रुपया, अल्टीमेटली लॉस 5 रुपया, ठीक है। 3 के सामने 2 डिमांड है, जितनी डिमांड है उतना प्रॉफिट मिलेगा, 3 2 6 रुपीज प्रॉफिट, और लॉजिकली चेक करना है तो आप लेफ्ट साइड देख सकते हो उतना प्रॉफिट होगा।
माइनस 1 यूनिट पड़ा रहेगा, 1 का लॉस 4 रुपया, देन प्रॉफिट होगा 2 रुपीज। अब तो बल्ले बल्ले 3 के सामने 3 यूनिट बेचने, 3 यूनिट के लिए 3 रुपीज के हिसाब से 9 रुपीज प्रॉफिट, लास्ट में तो वही वैल्यू रखनी है, दैट विल बी अगेन 9। अब 4 यूनिट के सामने 1 यूनिट हम अगर बेच पा रहे हैं तो 1 का होगा प्रॉफिट, सेम कॉन्सेप्ट 3 रुपीज, तो ये 1 बाय 1 वाला कॉलम है वो प्रॉफिट में मिलेगा, माइनस 3 यूनिट पड़े रहेंगे यानी 3 का लॉस, मैक्सिमम लॉस, दैट विल बी 9 रुपीज, माइनस 9 लॉस है इसलिए माइनस लिखेंगे। 2 का प्रॉफिट होगा तो 2 का प्रॉफिट 6 रुपये होता है, हमने अभी कैलकुलेट किया है। 2 यूनिट बेचेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करो 6 रुपीज, पड़े रहेंगे 2 यूनिट, 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ होगा ये, और आंसर होगा -2। फाइनली 4 के सामने 3 यूनिट अगर बेच पा रहे तो 9 रुपीज का प्रॉफिट, और 1 डजन पड़ी रहेंगी केक्स तो 4 रुपए का लॉस, फिर भी 5 रुपए हमें फायदा होगा। एंड द लास्ट में 4 यूनिट डिमांड और 4 डजन केक्स बेच पा रहे हैं तो फायदा होगा 12 रुपीज का, यानी 3, 6, 9, 12। नीचे वाले खाने में आप देख सकते हो सेम वैल्यू रहेगी बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट, ऊपर जो है वो हमने कैलकुलेट किया है। और अब जो है फाइनल काम जो हमें करना है दैट इज x इंटू पी, EMV का काम करेंगे। सो दिस इज 0.45, दिस इज 0.6, 1.5 एंड 0.45। टोटल करने का काम करना पड़ेगा खाली। सो ये आंसर मिल रहा है हमें 3, देन दिस इज माइनस आया तो बच्चों ब्रैकेट में लिखना 1.2, 3, 0.9। सो 0.9, 3 डायरेक्टली कर पाओ तो इट इज गुड, ना हो पाए तो टेंशन नहीं करने का। सो 1.2 प्लस 3 प्लस 0.9 माइनस 0.15, तो ये हमें मिल रहा है 4.95। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस 0.75, सिंपल, इसके बाद को कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। अब टोटल करना है खाली हमें, ठीक है। सो टोटल हमें मिल रहा है इसका 5.5। अब तक से सबसे ज़्यादा वैल्यू 3 डजन केक में ही आ रही है, देख लेते हैं लास्ट में क्या आता है। ठीक है, सो माइनस 1.35 माइनस 0.4 2.5 and last calculation that is 1.8. The 1.8 plus 2.5 minus 0.4 and minus 1.35, तो ये हमें मिल रहा है 2.55। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है हमारी। ठीक है, और आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है मैक्सिमम EMV, पहले हम आंसर इसी तरह से लिखते हैं कि हियर मैक्सिमम EMV इज इक्वल टू करके लिखा जाता है 5.5 फॉर 3 डजन केक्स। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी डजन्स ऑफ केक शुड बी प्रिपेयर्ड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, तो उस तरह से आंसर लिखना है। फाइनल आंसर भी ज़रूर लिखना है हमें बच्चों, खाली इतना लिख के छोड़ दिया वैसा नहीं, तो लिखना चाहिए 3 डजन्स ऑफ केक, फुल आंसर लिखने का 3 डजन्स ऑफ केक शुड बी, क्वेश्चन के हिसाब से परफेक्ट आंसर लिखना है। 3 डजन्स ऑफ केक शुड बी प्रिपेयर्ड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो फुल परफेक्ट आंसर लिखोगे तो पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो 3 डजन्स केक। तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल जिसमें नया पार्ट हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वाला बच्चों। अब इसके बाद एक सम और हम देख रहे हैं जिसके अंदर हमें उन्होंने डिमांड दी हुई है एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ना दी जाए तब क्या करना है, तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी फॉर्मूला है जो याद रखनी है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, जो कि आप सेमेस्टर 3 में प्रोबेबिलिटी का पार्ट देख चुके हैं, उसमें फॉर्मूला आती ही थी। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला हम लिखते थे P इज इक्वल टू FI/N, वेयर N जो है, N को हम कहते थे सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं। 2 एग्जांपल है इस टाइप के हमारे पास, 12 नंबर एंड 13 नंबर, जिसमें हम 12 नंबर का सम अभी ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों सम नंबर 12 पेज नंबर 43 पे है। अब इसके अंदर हमें जो टेबल दिया उसमें डिमांड दी गई है एंड उससे रिलेटेड नंबर ऑफ वीक्स यानी फ्रीक्वेंसी दी है। तो नई फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी की यूज़ करेंगे, बाकी काम उसी तरह से रहने वाला है, ठीक है। नया पार्ट थोड़ा सा है तो वो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने दी हुई है हमें कॉस्ट प्राइस, जो कि है ₹2 पर यूनिट, एंड देन दी हुई है हमें सेलिंग प्राइस, जो कि है ₹4 पर यूनिट। तो नेचुरली प्रॉफिट तो हमें मिल ही जाएगा बच्चों, दैट विल बी 4 - 2। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ₹2 पर यूनिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो गया। लॉस के लिए कंडीशन में मैं जैसे कह रहा था लास्ट एग्जांपल में, यहाँ पे लिखा हुआ है कभी कभी कुछ अमाउंट रिटर्न मिलती है, मगर यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगी उसमें लिखा हुआ है द अनसोल्ड थिंग्स ड्यूरिंग अ वीक बिकम वर्थलेस, यानी जब ना बेच पाओ तो रखो अपने पास, यानी वेस्ट हो जाती है, लॉस टोटली कॉस्ट के जितना। द अनसोल्ड थिंग्स ड्यूरिंग अ वीक बिकम वर्थलेस, ठीक है। एंड जब ऐसा लिखा हो वर्थलेस, तब याद रखना है कि कॉस्ट ही उसका लॉस होगी, यानी लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यानी एग्जैक्टली ₹2 पर यूनिट, ठीक है। और थोड़ा सा अगर डाउट लग रहा है तो पेंसिल से हम हिंट यहाँ पे दे देते हैं कि आप ये जो है ये क्या आया, तो ये है कॉस्ट प्राइस। लॉस एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस के जितना ही होगा। कब ये होगा? जब हमें क्लियरली उन्होंने बताया हो, ऐसे सेंटेंस दिया जाए इट बिकम्स वर्थलेस, या कुछ भी मेंशन ना किया हो सपोज, तो भी समझ जाना है कि जितने में आप परचेस करके आए थे वही आपका लॉस होगा, ठीक है। अब जो काम करना है उसमें उन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दी है बच्चों, तो एक कॉलम हमारी बढ़ेगी क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी तो होनी चाहिए, ठीक है। और वो प्रोबेबिलिटी ना हो तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो बनती है, ठीक है। और क्वेश्चन में उन्होंने हमें डिमांड दी हुई है, पर वीक डिमांड है 20 यूनिट, 25, देन 40 एंड 60। अब डिफरेंस एक एक का नहीं है, थोड़ा डिफरेंस आपको मेजर करना पड़ेगा और उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ वीक्स, उसे हम FI कह देंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसीज है 5, 15, 25 एंड 5। मीनिंग ये होगा, ठीक है, कि इतने जो यूनिट है 20 डिमांड हो वैसे 5 वीक्स होंगे, 25 डिमांड वाले 15 वीक्स अवेलेबल है, 40 डिमांड हो प्रोडक्ट की वैसे 25 वीक्स है ओवरऑल, और 60 डिमांड में 5 वीक्स है। जितना भी डेटा इनके पास है हमें डेटा दिया हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ना हो तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला जो है दैट P इज इक्वल टू FI/N लिखने वाले हम, ठीक है। और वो कैसे, N आपको टोटल करना पड़ेगा, 25, 5, 30, 5, 35, 5, 40, 10, 50, यानी कैपिटल है ना, वो हमारे पास होगा 50। तो हर एक को डिवाइड करना है, ठीक है। सो कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 50 यानी 0.1 होगा, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 50 तो दैट विल बी 0.3, 25 डिवाइडेड बाय 50 दैट विल बी 0.5 एंड अगेन 5 डिवाइडेड बाय 50 0.1। टोटल देख सकते हो 0.5 प्लस 0.1, 5, 6, 7, 8, 9 एंड एग्जैक्टली 1.0, ठीक है। तो टोटल 1 होना चाहिए, सिग्मा फ्रॉम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी 1, जो कि यहाँ पे हमें मिल रहा है एग्जैक्टली 1, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब हमें जो करना है बच्चों वो है हमारी EMV की कैलकुलेशन। तो EMV की फॉर्मूला अगेन वही है हमारी सिग्मा x इंटू पी। काम पूरी तरह से करना है वैसे ही, खाली फर्क कितना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्टली सेम है, जितना प्लस करेंगे उतना माइनस करेंगे। एंड दूसरा पॉइंट खास, यहाँ पे डिफरेंस अनइवन है, ठीक है।
यानी जब भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं 20 के बाद सीधा 21 नहीं है, 25 है। इसके बाद वाला जो समय बच्चों 13 नंबर का, उसमें 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो उसमें आप वो कर पाओगे काम, उसमें कष्ट नहीं रहेगा। सो आगे की प्रोसेस एज यूजुअल है और लास्ट में है 60। फिर दो हिस्सों में हम एज यूजुअल बांट देते हैं यहाँ पे x एंड xp, ठीक है, x xp जो काम हम करते हैं आगे वाले सम्स में कर चुके हैं। अब मेथड तो आपको सेट हो चुकी होगी, एक दो सम खुद ट्राई करना है तो ज़्यादा पता चलेगा। होमवर्क में देने तो वाला ही हूँ मैं लास्ट में सम्स, ठीक है। ना समझ में आया तो आप कॉल करके पूछ भी सकते हो, ठीक है, या पर्सनली भी आ सकते हो, कोई टेंशन है नहीं। जो दूर है वो बच्चे और जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, सो दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन वीडियो कॉल और सो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन का तरीका वही है, डिमांड 20 की है, सप्लाई भी डिमांड 20 की है, स्टॉक या सप्लाई 20 का, 1 यूनिट का प्रॉफिट 2 रुपये यानी 40 रुपये का फायदा होगा। मैंने जैसे लास्ट में भी कहा था, ऐसे बॉक्स बना देने हैं एग्जैक्टली डायगोनल में, तो फायदा रहता है। नीचे कैलकुलेशन में कोई टेंशन नहीं है, 40 40 40 लिख दो, ठीक है, शॉर्ट में काम करना है। 25 के सामने 25 है तो देखो शॉर्टकट करनी है तो 50 लिख दो, नीचे भी क्या होगा 50 50। 40 के सामने 40 है तो लिख दो 80, नीचे होगा 80। 60 के सामने 60 है तो यहाँ पे लिख दो सीधा 120, ठीक है। तो ये 50% काम विद इन 30 सेकेंड हो जाता है, ये बॉक्स वाली सिस्टम जो है वो उससे। मगर कॉन्सेप्ट मैंने समझा है, सप्लाई डिमांड या स्टॉक एंड डिमांड इक्वल हो तो प्रॉफिट होगा। स्टॉक ज़्यादा है जैसे कि 25, डिमांड 20 की है तो 20 का फायदा होगा, यानी हमें मिलेंगे 20 के 40 रुपये, और वो भी आप बॉक्स में देख सकते हो। 25 में से 20 बेचे, 5 यूनिट पड़े रहेंगे तो 5 का लॉस होगा 10 रुपया, यानी प्रॉफिट फिर भी 30 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से जा सकते हो। फिर 40 के सामने 20 यूनिट बेचोगे तो 20 का फायदा एंड एट द सेम टाइम 20 का लॉस। लकीली प्रॉफिट लॉस सेम है तो यहाँ पे 0 मिलेगा। 40 के सामने 25 यूनिट बेचोगे तो प्रॉफिट मिलेगा 50 का। बचे कितने, 40 माइनस 25, 15 यूनिट बचे तो 15 का लॉस होगा। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, डाउट लग रहा है तो कैलकुलेटर यूज करो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ये भी कॉलम खत्म हो गई फटाफट। 60 के सामने 20 यूनिट बेचोगे 40 रुपये मिलेंगे। 60 माइनस 20, 40 यूनिट स्टॉक पड़ा रहेगा, 40 का लॉस होगा 80 रुपये यानी 80 रुपीज़। सो अल्टीमेटली वी विल सफ़र विथ अ लॉस ऑफ 40 रुपीज़। 60 माइनस 25, 25 का फायदा होगा, 35 यूनिट पड़े रहेंगे, 35 का लॉस 70 रुपीज़ यानी माइनस 20। 60 के सामने 40 यूनिट बेचेंगे, 40 के लिए प्रॉफिट होगा 80 रुपीज़। 60 माइनस 40, 20 का लॉस, 20 टू ज़ा 40, प्रॉफिट विल बी ऑफ 40 रुपीज़, ठीक है। तो काम थोड़ा फटाफट हो गया आगे के दो एग्जाम्पल के मुकाबले, क्योंकि हमने ये शॉर्टकट यूज़ कर ली। एंड फायदा ये भी है कि यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट जो है वो सेम है, तो कैलकुलेशन फटाफट हो गई। थोड़ा सा ध्यान रखना है, दो वैल्यू अलग अलग है तो कर तो सकते हैं, ईजी है, इतना तो टफ है नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, अब कैलकुलेटर यूज़ करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 0.4, दिस इज 0.1 इंटू 40 दैट इज 4, दिस इज 12, दिस इज 20 एंड दिस इज 4, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, कैलकुलेटर करने की ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर लेने का, ठीक है। गलत आंसर आया उससे अच्छा है कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लेने का। 12 प्लस 4 प्लस 20 प्लस 4 दैट इज, इसका आंसर हमें मिल रहा है 40, ठीक है। पूरे 40 रुपये मिल रहा है हमें एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। सो दिस इज 3, दिस इज 15, दिस इज 25 एंड दिस इज 5। 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 10 40, 45 प्लस 3 यानी 48। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, कोई कष्ट नहीं है। सो 6, दिस इज 40 एंड 8, 46 प्लस 8 54, ठीक है। एंड फाइनली अब दिस इज -4 -6, कैलकुलेशन में प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज 12, 20 प्लस 12 32 माइनस 10 यानी 22। तो मैक्सिमम आंसर हम देख सकते हैं बच्चों 54 आ रहा है। क्वेश्चन के अंदर आप जाके चेक करना चाहो तो उन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रिपेयर्ड पर वीक बाय द मैन्युफैक्चरर, उस हिसाब से आंसर लिखना है। मगर उससे पहले तो हम लिखते हैं हियर मैक्सिमम EMV इज 54 फॉर, किसके लिए है, फॉर 40 यूनिट्स,
एंड फाइनली अब हम लिख सकते हैं हमारा आंसर, ठीक है, जो उन्होंने पूछा है हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी प्रिपेयर्ड, तो हम लिखेंगे 40 यूनिट्स शुड बी प्रिपेयर्ड पर वीक। जिस तरह से लिखा है उसी तरह से आंसर लिखो, फाइनल आंसर बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन के अंदर जो हमारे सम्स अवेलेबल थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। इस लेक्चर के लिए इतना काम रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट में अब हम एक तूफानी एग्जाम्पल देखने वाले हैं। वैसे दोनों तूफानी है, 17, 18 एग्जाम्पल नंबर है। उसमें 18 नंबर में कुछ एक सीजन से दूसरी सीजन तक हमें ले जाना है प्रोडक्ट को और फिर बेचते हैं तो क्या होता है सिचुएशन में चेंज, वो देखेंगे। फिर 70 नंबर जो है उसके अंदर तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो एक और सम हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वाले लेक्चर में यूनिवर्सिटी 2017 से रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पल है जो हम फुल रिवाइज करेंगे, EMV EVPI का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में यहाँ तक रख रहे हैं, मगर होमवर्क का काम है वो खास आपको करना है। आज के लेक्चर में आप होमवर्क जो है उसमें घर पे करोगे। एक तो सम नंबर 10 9 के जैसा है, देन सम नंबर 13 12 के जैसा है। ठीक है, एंड एक 15 नंबर भी है बच्चों, वो भी आप कर पाओगे। 15 नंबर में क्या है, तो पहला एक टेबल है, उसमें उन्होंने डिमांड दी है पेज नंबर 44 पे, डिमांड का डेटा, प्रोबेबिलिटी का डेटा दिया है। सामने वाले पेज 45 पे डिमांड दी है, यानी x के लिए दो वैल्यू अलग अलग, प्रोबेबिलिटी हर एक प्रोडक्ट के लिए दी है, यानी x p और x इंटू पी, यानी x फिर प्रोबेबिलिटी p x इंटू पी। हर एक प्रोडक्ट के लिए 3 कॉलम बनेगी, क्योंकि एक टेबल में उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी है p x के लिए तीनों, दूसरे टेबल में डिमांड की वैल्यू दी है तीनों और y z के लिए, यानी इंडिविजुअली टोटल यहाँ पे जो x एंड xp का 2 ही कॉलम बन रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कॉमन थी। वहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई करना, ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। रेडी करो काम, अच्छे से काम करते रहो और कुछ भी डाउट लगे तो पूछना है। ठीक है, जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.